Sri Alok Khandelwal ji is a globally celebrated Vedic astrologer, a passionate teacher, and a visionary founder of Astrolok. Astrolok is an internationally reputed institute dedicated to promoting scientific understanding of Vedic astrology and allied sciences. Sir is not only renowned for his in depth knowledge, his intuitive insight, but also has the ability to blend ancient wisdom with modern day relevance. Apart from his excellence in Vedic astrology, Sri Alok Khandelwal ji is also a very successful entrepreneur. He is the founder and director of Recharge Trendsetter, a leading organization specializing in marketing, advertising, and technology solutions. So today we welcome world renowned astrologer श्री आलोक खंडेलवाल जी और आज हम चाइल्ड बर्थ और उससे रिलेटेड टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे. सर पहले थोड़ा बेसिक से चालू करते हैं कि कोई भी कपल को चाइल्ड बर्थ के लिए कौन से हाउसेस और कौन से प्लैनेट्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चाइल्ड बर्थ. तो कोई भी कपल है अगर वो बच्चा पैदा करना चाहता है तो बेसिकली हम क्या करते हैं, केवल लग्न से देखते हैं. बट चाइल्ड बर्थ के केस में स्पेसिफिकली आपको तीनों लग्न देखते हैं. तो आप जन्म लग्न, जिसको आप राशि चार्ट कहते हो, उससे 5th हाउस को देखोगे. 5th हाउस में बैठे हुए ग्रह देखोगे. 5th हाउस पर जिन ग्रहों की दृष्टि है वो देखोगे. 5th हाउस के मालिक को आप देखोगे एंड देन कारक को देखोगे. तो कारक पंचम स्थान का कौन हुआ? बृहस्पति, जुपिटर. तो जुपिटर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि भाई सबको संतान देने वाला तो ग्रह गुरु ही है. आपका लग्न कुछ भी हो बट संतान देने वाला ग्रह गुरु है. अब ये जो एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ कि भाई संतान के लिए आपने जन्म लग्न देखी, यही सेम एक्सरसाइज आप चंद्र लग्न से करोगे और यही सेम एक्सरसाइज आप गुरु लग्न से करोगे, यानी कि कारक लग्न. ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल. अब इसमें अगर इन जगहों पर शुभ ग्रह का इम्पैक्ट है, दैट मीन्स आप बोलोगे कि भाई संतान आसानी से होगी या टाइम पे होगी या फिर श्रेष्ठ संतान होगी, संतान आपको कष्ट नहीं देगी. इन जगहों पर पाप प्रभाव है. अगर पाप ग्रह कौन से हुए? शनि, मंगल, राहु, केतु पाप ग्रह, या फिर कोई नीच का ग्रह भी पाप ग्रह की कैटेगरी में आ सकता है. तो अगर इन स्थानों पर मतलब 5th हाउस पर, 5th लॉर्ड पर, 6ठे, 8वें, 12वें के मालिक बैठ गए, शनि, मंगल, राहु, केतु बैठ गए, तो वो मैरिज में थोड़ा संतान के लिए थोड़ा सा डिले कर सकते हैं या फिर कंप्लीटली डिनाइल भी कर सकते हैं. तो इस तरीके से देखते हैं. तो ये 3 चार्ट्स के अलावा D7 का क्या इंपॉर्टेंस है इन डिटरमिनेशन? हाँ, तो प्रॉमिस जो है चाइल्ड बर्थ का वो आपको D1 में देखना है ना, और उसको इंश्योर करना है कि वो प्रॉमिस फ्रूटिफिकेशन इस जन्म में हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो आपको D7. तो D7 जो संतान के लिए वर्ग चार्ट है. तो मेरा जो तरीका रहा है, हमेशा मैं हर प्रॉमिस को पहले बर्थ चार्ट में देखता हूँ. कुछ लोग डायरेक्टली बर्थ चार्ट पर जंप कर जाते हैं एंड देन उसके हिसाब से पूरा प्रेडिक्शन करते हैं. मुझे लगता है कि वो शायद मेरी नजर में उतना ऑथेंटिक नहीं है, बिकॉज आपका लाइफ है तो पूरा बर्थ चार्ट, राशि चार्ट. तो D7 में हम उस इंफॉर्मेशन को वेरिफिकेशन करते हैं जो कि हम बर्थ चार्ट में देखते हैं. यानी कि मैं जन्म लग्न के पंचमेश को D7 में जाके देखूंगा राशि चार्ट के, गुरु को D7 में जाके देखूंगा जो कारक है, और D7 के 5th हाउस लॉर्ड और लग्न लग्नेश पे क्या इम्पैक्ट है वो मैं चेक करूंगा. और दूसरा हम D7 को देखते हैं कि भाई प्रेगनेंसी कब होगी, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो. और फिर आपकी संतान से क्या संबंध रहेगा, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट. तो वो वहां पर D7 का ज्यादा काम है कि आप चाहते भी हो कि नहीं हो संतान करना. इधर तो योग है बट D7 पर लग्न पर अगर पाप प्रभाव है तो व्यक्ति संतान नहीं चाहता, उसको डर लगता है, व्हाटएवर, वो रिस्पांसिबिलिटी लेना चाहता. तो उन सब जो भीतरी काम है उसके लिए फिर मैं D7 को यूज करता हूँ. और फिर जैसे हम D1 में फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड देखते हैं, वैसे ही हम D7 में भी देखते हैं. हाँ, तो D7 में आप फर्स्ट चाइल्ड पंचम से देखोगे, सेकंड चाइल्ड जो है वो सप्तम से, नवम से. एक्चुअली तो आपको D7 में ही देखोगे. अच्छा. क्योंकि जन्म लग्न के पंचम में भी बहुत सारी चीजें हैं. सप्तम में तो पत्नी है ही, नवम में पिता भी है, गुरु भी है. तो जन्म लग्न इज अ वेरी ब्रॉडर थिंग. सो आप वहां पर वो संभावना देखकर फिर कंफर्मेशन आप एक्चुअली D7 से कर, तो वैसे देखेंगे.
सर कोई कपल कितने बच्चे हैं किसी के इसमें चार्ट में, ये हम कैसे बता सकते हैं, या बता सकते हैं कि विन? बता तो सकते हैं, लेकिन जनरली मैं आजकल सिखाता नहीं, ओके। क्योंकि शुरू में जब मैं नया नया ज्योतिष कर रहा था तो फिर वो मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि कि जेंडर बता दिया और वो सब बता दिया, या मतलब ज्यादा समझ नहीं थी एज ए ज्योतिषी। तो भारत जैसी कंट्री में आपको थोड़ा तकलीफ है अगर आपने जेंडर बता दी तो। आज तो नहीं है इतनी, बट जब मैं बात कर रहा हूँ आज से 15 साल 17 साल पहले जब मैं किया करता था तो सबको लड़का चाहिए, और अगर आपने बाई चांस लड़की बता दी तो बहुत सारे केस हैं जहाँ पर बच्चे अबॉर्ट कर देते हैं, कर देते हैं। तो जनरली मैं नॉर्मली वो करता हूँ। बट अगर संतान का एक जनरल आइडिया लेना है आपको कि नंबर ऑफ संतान, रफली हाँ, तो एक तो फिफ्थ लॉर्ड के साथ में कितने ग्रह संबंध बनाते हैं, पॉजिटिव, राइट, या फिफ्थ हाउस पर कितने ग्रहों का। दूसरा एक तरीका ये भी है कि फिफ्थ लॉर्ड इन द नवांश, जन्म लग्न के पंचम को नवांशा में जाके देखो और वहां से चेक करो कि राहु केतु कितनी दूर बाद आ रहे हैं, कितने हाउसेस बाद। हाँ। सो अगर मान लो राहु केतु एक हाउस बाद ही आ गए, दैट मींस एक ही संतान, तो उसके बीच में जितने ग्रह हैं वो एक संतान देती। दैट इज आल्सो वन ऑफ द टेक्निक which normally works well, क्योंकि राहु केतु का काम है उस चीज को काट देने का। तो अगर राहु बीच में मान लो दो ग्रह आ गए तो 2 संतान दे दी, या एक ग्रह पंचमेश तो देगा ही देगा, उसके साथ ही राहु आ गया तो कई बार संतान नहीं होने देता। इस तरीके से और भी बहुत सारी चीजें बताई है शास्त्र में। नहीं, इसका थोड़ा और रेलेवेंस ऐसे आता है जब किसी का कोई डिवोर्स हो गया या पति ये हो गया और सेकंड मैरिज हो गई है, तो उनको एक ये रहता है कि सेकंड मैरिज से भी होगा कि नहीं इसका, तो वहाँ थोड़ा देखना ये जरूरी हो जाता है। हाँ, वो तो योग तो आपको दिखता ही है चार्ट में कि मतलब योग है कि नहीं है, चाहे पहली मैरिज से हो या सेकंड मैरिज से हो, योग तो देखना ही पड़ेगा आपको। और सर डिले और डिनायल, ये थोड़ा सा इस पे विस्तार से आप बताइए। तो जैसे मैंने बताया कि जो क्राइटेरिया है कि जन्म लग्न, चंद्र लग्न और कारक लग्न, कारक इस केस में जुपिटर, तो इनके जितने भी रेलिवेंट फैक्टर है, यानी कि इन हाउसेस पे, इनके मालिक पर अगर, और आप नवांशा भी देखो और सप्तांशा भी देखो, क्योंकि हम एक सीरियस बात कर रहे हैं कि भाई हम किसी को ये कह रहे हैं कि बच्चा होगा ही नहीं, हाँ, राइट, तो इनमें से किसी पर भी कोई भी शुभ प्रभाव नहीं, तो इट इज ए कंप्लीट डिनायल कि भाई जन्म लग्न का पंचमेश भी मान लो अष्टम में चला गया, वहां पर एक पाप ग्रह भी बैठ गया, फिर चंद्र लग्न से भी आप पंचमेश की हालत खराब है, कोई शुभ दृष्टि आई नहीं, स्पेसिफिकली गुरु का दृष्टि नहीं आ रही, फिर चार्ट में गुरु स्वयं वेल प्लेस नहीं है, गुरु का क्वालिटी खराब है, मतलब गुरु पे कोई पाप ग्रह का दृष्टि है, तो आप ये कहोगे कि भाई कहीं से भी कोई भी ब्लेसिंग इस तरीके की नहीं है कि संतान हो सकती है। सेम एक्सरसाइज आप नवांशा अगर बर्थ टाइम करेक्ट है तो वहां रिपीट करोगे और सप्तांशा में, तो जब ये तीनों चारों पांचों चीजें दिखती हैं तो फिर आपको लगता है कि संतान नहीं होगी। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी कॉम्बिनेशन है, जैसे कि कर्स दिखता है अगर आप, अब कर्स अगर कई बार आप देखोगे कि जन्म लग्न में पंचम स्थान से संबंधित कोई कर्स बन गया, कोई श्राप बन गया, जैसे पंचमेश कंप्लीटली कर्स में आ गया, या फिर बृहस्पति में आ गया, पाप कर्तरी में भी आ गया, कर्स में भी आ गया, तो तीनों ग्रह शनि मंगल राहु केतु सब देख रहे हैं, सबने देख लिया या संबंध बना लिया, या फिर जुपिटर जो है वो कंप्लीटली कर्स में आ गए, तो आप देखोगे कि कई बार बाकी कॉम्बिनेशन आपको चार्ट में दिखेंगे लेकिन संतान नहीं। तो आप बोलोगे चंद्र लग्न से पंचमेश तो ठीक बैठा है, या जन्म लग्न से पंचम पर तो एक शुभ ग्रह भी बैठा है, तो संतान क्यों नहीं हो रही है। तो श्राप के केस में, कर्स के केस में आपको कोई ज्यादा लॉजिक नहीं मिलेगा। बट सर फिर श्राप के केस में रेमेडी काम करके, क्योंकि अगर आप थोड़ा दूसरे चार्ट में होप दिख रहा है, हाँ, तो यहाँ नहीं दिख रहा है, तो वो फिर सीरियस रेमेडी, मतलब हर ज्योतिषी के बस की बात भी नहीं है श्राप को हैंडल करना, क्योंकि श्राप का व्हाट हैपेंस इज, किसी ने कर्ज दिया है किसी को, तो कोई खुश होके तो देता नहीं, तो आपने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा कि उसका मन इतना दुखा उस चीज से कि उसने आपको श्राप दे दिया। अब श्राप का क्वालिटी कैसे डिसाइड होती है, वो जो ग्रह पीड़ित है उसका खुद का क्वालिटी कैसा है। फॉर एग्जाम्पल जुपिटर उच्चस्थ है और वो श्रापित है, मतलब कि किसी बहुत बड़े ऋषि ने श्राप दिया, हाँ, ओके,
तो बहुत है ना? डिफिकल्ट है। जबकि गुरु नॉर्मल है, शत्रु राशि में, एक नॉर्मल ब्राह्मण ने आपको अच्छा, श्राप दिया या नॉर्मल टीचर ने आपको श्राप दिया, तो फिर श्राप की रेमेडी कई बार नॉर्मली ऐसा होता है कि एक चार्ट में तो दिख रहा है पति के या पत्नी के कि श्रापित है, बट दूसरे चार्ट में पॉसिबिलिटी दिख रही है, तो फिर रेमेडी काम करती है। फिर सीरियस अनुष्ठान कराने पड़ते हैं तभी होता है, नहीं तो नहीं होता। क्योंकि हमको क्या है, ऐसे ज्योतिषी श्राप का क्वांटम नहीं पता। हाँ, दिखता है सिर्फ, हमको ये दिखता है कि भाई कर्स है, बट क्या लेवल का कर्म आपने किया, एक आदमी मारे कि 50 मारे, हाँ, वो मुझे नहीं पता। Correct. वो तो सदगुरु को पता होता है, मतलब गुरुदेव को पता होता है, वो जो गुरु होते हैं, ज्ञानी जो कि एनलाइटन होते हैं, उनको पता होता है। ज्योतिषी का काम जितना उतना हमें पता है कि भाई कुछ है, डायग्नोसिस दिख रहा है कि ये प्रॉब्लम है, तो उसमें रेमेडी करनी पड़ेगी। सर, जब भी पंचम पे अभी अबॉर्शंस के केसेस जो होते हैं, मंगल का ये, तो एक तो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस, और उसमें भी जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन मैंने पूछा, वैसे नंबर ऑफ अबॉर्शंस भी हम बता सकते हैं क्या? सो नॉर्मली एक बेसिक प्रिंसिपल है कि फिफ्थ हाउस लॉर्ड पर अगर मंगल का कोई भी एस्पेक्ट है या बैठा है, मंगल देख रहा है, तो अबॉर्शन होता है, राइट? ये जरूरी नहीं है कि पहला ही बच्चा का अबॉर्शन हो, ठीक है? अबॉर्शन होता कब है? वो तब होता है जब स्त्री के चार्ट में नवम या पंचम के साथ में अष्टम की भी दशा लगे, या अष्टम में बैठे हुए ग्रह। सो पंचम या नवम से कंसेप्शन होगा, और उसके साथ में अष्टम लॉस ऑफ नाइन्थ है, तो या छठा मारक है, तो उस केस के अंदर वो अबॉर्शन होता है। नाउ व्हेनेवर इस केस सिनेरियो के अंदर बुध या केतु कोई संबंध बनाते हैं, तो वो मल्टीपल मिसकैरेज अपार्ट मींस अलोंग विद मंगल। हाँ, और कई बार आप देखोगे कि मरकुरी अकेला ही बैठा हो और पंचमेश पीड़ित हो, तो भी वो मल्टीपल मिसकैरेज है। सिर्फ बुध का जो रोल है वो है जो भी देना, दो देना मिनिमम, राइट? इट इज अ प्लैनेट ऑफ डुअलिटी, यस सर। तो इसलिए वो नंबर ऑफ जो मिसकैरेज भी है वो 2 दे देता है, नंबर ऑफ संतान भी 2 दे देता है, इसलिए जुड़वा संतान को आप बोलते हो, है ना? सो मरकुरी का इम्पैक्ट होने पर वो नंबर ऑफ मिसकैरेज या नंबर ऑफ संतान बढ़ जाते हैं। अदरवाइज सिंपल सा प्रिंसिपल है, स्त्री के चार्ट में स्पेसिफिकली पंचम या नवम पर मंगल का प्रभाव किसी भी तरीके से अबॉर्शन करता है। दिस इज वेरी सिंपल, एक तो कराते एंड देन अलोंग विद कपल विद दशा, फिर वो बताएगा कब टाइमिंग, तो आप दशा से निकालो। अभी सर अबॉर्शन पे थोड़ा बात करते हैं। इसमें कार्मिक इम्प्लीकेशन कितना हो जाता है? क्योंकि आजकल क्या है, आजकल का द यंग जनरेशन, दे गेट इनटू रिलेशनशिप्स, मैरिजेस आर लेट, एंड ये थोड़ा कॉमन होने लगा है, प्री मैरिटल सेक्स एंड देन अबॉर्शन, बिकॉज इसके 2 एंगल है माधवी। एक तो ये है, मैं थोड़ा इतना समझता नहीं, बट मुझे लगता है मिसकैरेज और अबॉर्शन 2 अलग-अलग चीजें हैं। हाँ, अबॉर्शन इज लाइक विलफुल, है ना, एंड मिसकैरेज इज बाय एक्सीडेंट, राइट? सो अबॉर्शन करना इच्छा से आपको कार्मिक बॉन्डेज क्रिएट करता है, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, चाहे आपने गलती से किया, आपने मस्ती में किया, आप यू वर नॉट इंटेंडेड टू बी प्रेग्नेंट अगेन, बट यू समहाउ हैपेंड, आप एक आत्मा को इस पृथ्वी पे आने से रोक रहे हैं, राइट? उस आत्मा का आपके साथ में कुछ तो लेन देन था, तब तो वो आपके गर्भ में आया संतान बनकर, उसको आपने विलफुली आने से रोका है। सो आई थिंक ऑन अ कार्मिक लेवल इट इज नॉट अ वेरी ग्रेट थिंग टू डू, एंड आई ऑलवेज आस्क पीपल, या तो भाई अपना संभल के रहो, बट वंस यू आर कंसीव्ड, सो ऑब्वियसली आप उसको कैरी करो। स्पेसिफिकली ये बात आपकी सही है कि भाई प्री मैरिटल में प्रेगनेंसी भारत में तो बहुत ही असंभव सी बात है करना। सो उस केस में वो चाहे आगे दोनों लड़का लड़की शादी भी करना चाहे तो भी उनको शायद वो अबॉर्शन कराना पड़ता है, बट वो ठीक तो नहीं है कार्मिक लेवल, तो उसका भाव तो दिखता है। जैसे कि एक सूत्र है पूरा शास्त्र में, जिसमें वो बोलते हैं कि पंचमेश की एक पर्टिकुलर स्थिति हो और बुध लग्न पर हो, तो ऐसी स्थिति में एक बच्चा
नहीं रहने के बाद स्त्री कभी भी कंसीव नहीं कर पाती। पंचमेश की एक स्थिति हो, आपने वो खुल के नहीं बताया। तो मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टाइम बच्चा घर में आया, आपने अवॉइड करा दिया, और फिर वो जीवन भर वो औरत जो है वो कंसीव नहीं कर कंसीव नहीं कर सकती, वो पे कपल वो कंसीव नहीं कर सकता। एंड आई नो अ लॉट ऑफ केसेस लाइक दिस। ठीक है, प्री मैरिटल तो एक अलग बात हो गई, बट नॉर्मली पीपल आर लाइक अभी करियर है तो हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं है, बच्चे के लिए रेडी नहीं है, XYZ। उस केस में मैंने कई सारे केसेस देखे हैं कि वो इस तरीके के कॉम्बिनेशन हो, स्पेशली मर्क्यूरी का कोई रोल हो, तो काक बन गया कहते उसको, जो भी उन्होंने शब्द यूज किए हैं, फिर वो प्रेगनेंसी होती नहीं, फिर वो IVF से भी नहीं होती, वो किसी चीज से नहीं होती। और सर तो इसलिए इसको विलफुली बचना चाहिए जितना हो सके बस, नहीं तो वो कर्म तो लगता है। और किसी ने अबॉर्शन कराया है कि नहीं, ये हम देख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी वैसे भी क्वेरी आती है। बताएंगे कि नहीं वो बात अलग है, लेकिन देख सकते हैं क्या? हाँ, देख सकते हैं। ओके, देख सकते हैं। ओके, इसके दो तरीके, एक तो अब ये जो देख सकते हैं वो किसके मन में आ रहा है, ज्योतिषी के मन में आ रहा है या उसका वुड बी हस्बैंड पूछ रहा है? वुड बी हस्बैंड, या कभी कभी पेरेंट्स वुड बी हस्बैंड पूछता है, तो देन वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल कि हमें क्या जवाब देना है, क्या नहीं जवाब देना, राइट? वी कैन नॉट सिंपली से टू एनी फीमेल कि मेरे को अबॉर्शन, बट अपनी क्वेरी के लिए एज ए ज्योतिष, है ना, क्योंकि अपना को पता होना चाहिए। तो आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर चीज में जब आपको प्रॉपर दशा मिल रही हो, प्रॉपर ट्रांजिट मिल रहा हो, और व्यक्ति का उम्र भी हो उस तरीके की, और आपको प्रेम संबंध का कॉम्बिनेशन तो देखना आता ही है, राइट? तो उस समय पर प्रेगनेंसी होती है, ठीक है? इसका वैलिडेशन कैसे करोगे? आपके मन में यही विचार आया, उसी समय प्रश्न बनाओ। प्रश्न कुंडली। तो प्रश्न से आपका वैलिडेशन हो जाएगा, क्योंकि आप अगर मान लो उसका पिछला देख रहे हो, आप अरे ये तो दशा में प्रेगनेंसी होनी चाहिए थी, लड़की भी 25-26 साल की है, वो देन आपको ट्रांजिट तो याद है, आपने देखा सब हो रहा है, ट्रांजिट भी मिल रहा है, सब कुछ है, एंड देन फर्टिलिटी भी है, ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि कोई शनि मंगल राहु केतु बैठे हैं, देन ऑब्वियसली देयर इज नो ब्लॉकर, दशा लग गई है तो। सो आपको जैसे ही वो थॉट आएगा उसको रीचेक करो प्रश्न में, तो प्रश्न तो जवाब दे ही देता है कि भाई सच है कि गलत है, बट जनरली नहीं करते सामने वाले को पता। सर इसी लाइन में ना, जब सोल आता है धरती पे, तो सोल पेरेंट्स को चूज करता है या पेरेंट्स भी कोई साधना कुछ करके अच्छा सोल आए गर्भ में, इसके लिए क्या कर सकते हैं? दो प्रश्न है इसमें। नहीं, दोनों चीजें हैं, आप भी अपने बच्चे को चूज करते हैं, बच्चा भी आपको चूज करता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, राइट? हम कॉन्शियसली चूज तो नहीं कर सकते ना, समझता नहीं है। आप कॉन्शियसली चूज नहीं कर रहे हो, बट आप ऊपर से चूज करते आए हो। ओके, ठीक है, सो यू आर नॉट मेकिंग अ डिसीजन, यू हैव ऑलरेडी मेड अ डिसीजन व्हेन यू वर देयर। करेक्ट। तभी तो आपने पेरेंट्स भी चूज किए, तो या तो आपने भी पेरेंट्स चूज किए, तो वो भी पेरेंट्स चूज कर रहा है, राइट? तो ये बेसिकली एक समूह है जिसमें हम अपने आसपास के लोगों को, जैसे हमारे उनसे लेन देन रहते हैं, उसके हिसाब से हम फिक्स करते हैं कि अच्छा चलो मेरा इससे ज्यादा लेन देन था लास्ट वर्ड का, तो मेरा पति बनेगा, ये मेरा बच्चा बनेगा, मेरे फादर बनेंगे, एंड दे आल्सो से अप्रूवल करेंगे ना, तभी तो बनेंगे, तो वो भी अप्रूव करेंगे हमारी रिक्वेस्ट को कि हाँ भाई ठीक है। नाउ हैविंग सेड दैट, आप ठीक संतान या श्रेष्ठ संतान बिल्कुल बुला सकते हैं। वो कैसे? है ना, क्योंकि आप चार्ट में देखोगे कि भाई संतान का योग है, लेकिन बहुत इम्पैक्टेड है, फॉर एग्जांपल शनि बैठे हैं, राहु देख रहे हैं, बट अपने यहाँ पर आपको पता है कि कुछ कुछ मंथ में ऐसा बोलते हैं कि भाई ज्यादा महिलाओं को उस समय जाने नहीं देते बाहर, राइट? क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि भाई खतरा है, थोड़ा प्रेगनेंसी खतरा है। वो कुछ महीने ऐसे होते हैं जब सोल ट्रांसफर के टाइम होता है, सो उस समय पर अगर स्त्री, देखो आप बहुत सिंपल सा लॉजिक समझो, माँ का जो गर्भ है उसके एनवायरमेंट के हिसाब से ही सोल आएगी, राइट? तो जिसको बाहर में रहना है वो सत्संग में नहीं जाएगा, जिसको सत्संग में रहना है वो बाहर में नहीं जाएगा,
माँ का एनवायरनमेंट अगर सत्संग का है और बाई चांस नसीब में बार वाली सोल थी हाँ, तो वो एग्जिट कर जाएगा, अच्छा और अगर उल्टा हुआ तो भी एग्जिट कर। आप बच्चे का चार्ट देखकर ये बता सकते हो कि नहीं सकते कि जब ये बच्चे की डिलीवरी हुई तो माँ बहुत परेशान थी। बच्चे के लग्न पे इम्पैक्ट से आपको समझ में आता है कि इतना इम्पैक्टेड अगर लग्न है जिस बच्चे का, चंद्र भी पीड़ित है, लग्न भी पीड़ित है, मतलब ड्यूरिंग दैट 9 months मदर वॉज इनटू डिस्ट्रेस। वही बच्चे का चार्ट आपको ये भी बताता है कि माँ बहुत प्रसन्न रही होगी अगर लग्न पर शुक्र है, चतुर्थ में शुक्र है, चंद्रमा भी बढ़िया है, मतलब माँ ने प्रॉपर साधना या प्रॉपर जो भी है वो साधना नहीं भी की तो प्रसन्न रही, राइट। तो ये चेंज किया जा सकता है। आई हैव पर्सनली सीन इन दिस इन माय लाइफ एंड देन आई हैव सजेस्टेड टू सो मेनी पीपल कि आप प्रॉपर अगर साधना कर रहे हो, उस दरमियान चैंटिंग कर रहे हो, गीता पढ़ रहे हो, माँ का आसपास का एनवायरनमेंट आपने प्रेम में रखा है, भक्ति में रखा है, तो एक अच्छी आत्मा घर में आती है। दूसरा, आयुर्वेदा में तो है ही सब कुछ कि वो जो पूरा गर्भ संस्कार का जो प्रोसीजर जिसमें कि वो एक डिवाइन चाइल्ड का जो प्रोसीजर है, दैट इज करेक्ट एंड दिस इज हाउ इट वाज हैपनिंग इन द अर्लियर डेज, करेक्ट है ना, कि वो डिवाइन चाइल्ड का कैसे वो पूरे 9 महीने के अंदर 9 ग्रहों को बलिष्ठ करते हैं कि वो ग्रह सब अच्छे से अच्छे तरीके से आपके चार्ट में। मैंने एक पॉडकास्ट भी किया था डॉक्टर निकिता के साथ में इसी पर ना। तो आयुर्वेदा की मदद से 100% किया जा सकता है और अपनी साधना। बट अगर माँ उस समय पर नेटफ्लिक्स देख रही है बहुत ज्यादा, बैटिंग की एप्स खुद ही, हाँ, तो वो असर है ना, या फिर बहुत ज्यादा वॉयलेंस, तो फिर वो इम्पैक्ट तो बच्चे, जब आपको जुकाम हो जाता है तो बच्चे को तकलीफ हो जाती है जब आप ब्रेस्ट फीड करते हो, तो जब आपके अंदर जो बच्चा है तो आपके मन की जो स्थिति है उसके हिसाब से बच्चे की स्थिति बदलती है। अर्लियर डेज में ये इसके लिए बहुत कि माता प्रसन्न रहे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दिया करते हैं। आजकल हम उसको थोड़ा इग्नोर करते हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद होगा तो कृष्ण भगवान की बाल रूप की फोटो लगाते हैं, है ना, फिर इतने सारे अपने इतने सारे वो पूरी प्रेगनेंसी को इतना सेलिब्रेट क्यों करते हैं कि कहीं कोई फंक्शन हो रहा है, गोद भराई हो रही है, हो रहा है, सो दैट द मदर इज हैप्पी एंड देन द चाइल्ड इनसाइड आल्सो फील द बिलोंगिंगनेस टू द फैमिली, कि उसके पास वो इस संसार में आ रहा है तो अकेला माँ नहीं है, पूरा परिवार है उसके पास, वेलकम करने के लिए खड़ा है। so then a person comes with a happy thing ना। सर, चाइल्ड को टुवर्ड्स चाइल्ड पेरेंट्स का कार्मिक डेट है कि चाइल्ड का कार्मिक मींस चाइल्ड का देना है, ये हम कैसे देख सकते हैं? हाँ, तो आपका 5th लॉर्ड का है उसके ऊपर, है ना, और जुपिटर ये बताएगा कि आपको देना है कि उसको देना है। जैसे मान लो 5th हाउस लॉर्ड एग्जल्टेड है, जुपिटर ब्यूटीफुल पोजीशन में है, दैट मींस यू विल प्रोड्यूस अ चाइल्ड who will be very good into value system. If he is into, he has a good value system, he will basically take care of his father, mother, whatever, the society, the country also. So अगर आपका 5th हाउस लॉर्ड और जुपिटर ये पिटे हुए हैं, दैट मींस आपका देना है, तो दैट मींस वो बच्चा ऐसा आएगा, वो आपकी सुनेगा नहीं, फिर आप चिंतित होकर घूम रहे हो, इसका यहाँ एडमिशन करा दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, सो यू आर बेसिकली चिंतित हो आप उसके विषय में, आपको एफर्ट करने पड़ रहे हैं उस बच्चे के लिए, क्या नाम है, आपको पैसे भरने पड़ रहे हैं कॉलेजों में डोनेशन के। सो किस पेरेंट को पसंद है कि वो डोनेशन के पैसे भर के बच्चे का एडमिशन कराए? एवरी पेरेंट्स वांट कि वो स्कॉलरशिप ले, टॉपर बने, बट दैट नॉर्मली डजंट हैपन। सो दैट वे यू विल, दिस इज द बेसिक। बट इसमें सर कभी कभी ऐसे देखते हैं कि 2-3 बच्चे हैं तो एक बच्चा ये निकलता वो D7 में, हाँ, बाकी दो तो सही निकले, एक के पीछे बहुत, वो दैट इज इन द D7, वो D7 से दिखेगा, क्योंकि जब आप इस इंटीग्रिटी में जाओगे तो फिर आप देखो, आपको आपकी लाइफ को हर आदमी टोटलिटी में देखता है। जैसे कोई बोलोगे कि भाई बच्चों से, किसी के 3 बच्चे हैं, तो आप कोई आपसे उससे पूछेगा तो बोले बच्चे सब ठीक है, एक बच्चा सेटल नहीं है, जैसे यानी कि इट इज मोस्टली ठीक, बट देयर इज सम प्रॉब्लम विद वन चाइल्ड। तो ये हुआ कि भाई आपका जुपिटर
ठीक है फर्स्ट चार्ट में, सो द ओवरऑल हैप्पीनेस फ्रॉम द चिल्ड्रन इज ओके, बट D7 में 9th हाउस में पाप करे तो तीसरा बच्चा तकलीफ में। दिस इज हाउ यू सी इट। ओके, अभी आज यंगर जनरेशन एज आई मेंशन अर्लियर लेट मैरिजेस होते हैं, कंसेप्शन डिफिकल्ट होता है, तो जो IVF, IUI, सरोगसी, ये सब कॉम्बिनेशंस हम कैसे देखेंगे चार्ट में? या सॉरी, वन मोर टू ऐड टू दिस, कभी कभी लेट, थोड़ा मीन्स बहुत लेट नहीं हुआ है मैरिज, बट पहले से दिख रहा है चार्ट में कि मेडिकल इससे ही होगा, तो देन वी कैन एडवाइस वंस वी नो दिस कि भाई आप नेचुरल वे में ट्राई मत करो क्योंकि ऑलरेडी बॉर्डर लाइन आ गया है, तो गो फॉर दिस। हाँ, तो ऑब्वियसली अगर आप देख पा रहे हो कि दशा लग रही है ना, और चार्ट में कॉम्बिनेशन ऐसा है कि वो IVF IUI से ही होगा। सरोगेसी तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही आजकल लोग यूज करते हैं, IVF बिकॉज इज अ बेटर ऑप्शन। तो अपन पहले उसको क्लासिकल से समझ लेते हैं कि कैसे है। अगर आप इंडियन हिस्ट्री की बात करते हो तो जो कहानी है उसमें एक तो मरकुरी बुद्ध का जन्म कैसे हुआ, कि चंद्रमा ने बृहस्पति का वाइफ तारा जी को अगवा किया और फिर उनके साथ जो संबंध बनाया उससे बुद्ध का जन्म हुआ। तो दैट मीन्स ये क्या कि बुद्ध जो है वो was not born to the real father. He was born to the mother. Right? This is number 1. Number 2, शनि। तो शनि देव जो है वो छाया से उत्पन्न हुए। तो शनि देव का जो मदर थी वो उनकी सूर्य की पत्नी का प्रतिरूप थी, शैडो थी। तो शनि देव के साथ में क्या हुआ, फादर वाज द सेम, रियल, हाँ, मदर वाज राइट। तो ये जो दो ग्रह है शनि और बुध, ओके, ये जब पंचम से संबंध बनाए या फिर स्त्री के चार्ट में 9th हाउस से संबंध बनाए, तो आपको कोई ना कोई आर्टिफिशियल तरीके से जाना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक तो ये है, राइट। अब इसमें 2 ग्रह और जोड़ दो आप, जो कि एनीवेज आर्टिफिशियल है, राहु केतु। ये चारों भाई जहां पर लग जाएंगे, और आपने देखा कि जन्म लग्न के पंचम में तो बुध बैठ गए, 9th में राहु का दृष्टि है, नवांश आया, सप्तांशा में शनि बैठ गए वहां पर, देन यू आर श्योर। अच्छा, फिर सप्तांशा चार्ट में स्पेशली स्त्री के 9th हाउस का संबंध अगर 8th हाउस से है तो आपको कुछ ना कुछ मेडिकेशन या कुछ ना कुछ चीजें करनी पड़ेगी, है ना। तो वो दोनों चीजें आपको देखनी है। और इधर आपको मरकुरी बता रहा है कि द फादर वाज नॉट ओरिजिनल, और शनि बता रहे हैं द मदर वाज नॉट ओरिजिनल। तो उसके हिसाब से आपको पता लग जाएगा किसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। और इसी का यही रीजन है क्या कि मोस्टली जो आर्टिफिशियल इससे होते हैं उसमें वो मर्क्यूरी इन्वॉल्व है, तो ट्विंस भी होते हैं। यस, ट्विंस भी होते हैं। और दूसरा उसमें चूंकि मर्क्यूरी इन्वॉल्व है इसीलिए अंत तक कंफ्यूजन रहता है। हाँ, कि अब वो एग बन रहा है, व्हाटएवर। आजकल तो मेरे पास बहुत केस आते हैं, बट चूंकि मुझे इतना ज्ञान नहीं है उस विषय में, बट वो लास्ट मोमेंट तक वो एक कंफ्यूजन है, हो रहा है नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, एंड देन डुअलिटी का भी, देन उसके बाद भी, कंसेप्शन के बाद भी इट इज वेरी रिस्की, क्योंकि आपको एक्चुअल तब पता लगता है कि जब धड़कन आ जाती है बच्चे की। सो भगवान आपको ये बता रहा है कि भाई तुम सब कर लो जितना विज्ञान कर सकते हो, लेकिन आई एम गोइंग टू डिसाइड हु इज कमिंग ऑन दिस प्लैनेट बेसिकली। तो ये दोनों ग्रह से देखते हैं। और अभी ये इसके अलावा एडॉप्शन, अभी और इसमें भी हम अगर एडॉप्शन एडवाइस करना चाह रहे हैं तो इससे नहीं होगा आर्टिफिशियल, बिकॉज और कपल वुड ट्राई फर्स्ट वांट टू ट्राई विथ थ्रू आर्टिफिशियल मींस, तो वो कैसे एडवाइस करे कि भाई नहीं इससे भी नहीं होने वाला है, क्योंकि संबंध कभी कभी दिख रहा है। देखो, पहले तो अपन से फर्टिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि आपको चालू तो वहां से करनी पड़ेगी। तो स्त्री के चार्ट पे तुला राशि पे इम्पैक्ट हो, 5th हाउस पे इम्पैक्ट हो, 9th हाउस पे इम्पैक्ट मतलब कि मैलेफिक, तो फर्टिलिटी का इशू है, क्योंकि तुला राशि में फर्टाइल राशि है, पंचम में आपका स्टमक है, 9th में आपका गर्भाशय, यहाँ पर इम्पैक्ट हो तो फर्टिलिटी इशू। स्त्री के चार्ट के अंदर
अगर शनि बुध का संबंध है तो उसका हस्बैंड को पोटेंसी इशू हो सकता है, राइट? मे बी इरेक्टाइल डिसफंक्शन, अर्ली इजैकुलेशन, व्हाटएवर। पुरुष का चार्ट में मंगल बुध का कॉम्बिनेशन हो तो उसको पोटेंशियल इशू, वाइफ को, हाँ उसको ही, हाँ उसको ही, पुरुष के है। चार्ट में मंगल है ना? ओके, हाँ तो जैसे तो आप पहले देखोगे कि भाई समस्या किधर है, हाँ राइट? देन यू विल सजेस्ट कि आईवीएफ होगा, नहीं होगा। वो कैसे होगा कि जब आपको कोई भी चीज दिख ही नहीं रही। आईवीएफ होने के लिए भी एटलीस्ट आपको गुरु का अप्रूवल तो चाहिए। हाँ आपका सब पिट गया भाई, पंचम पिट गया, नवम पिट गया, बट Promising ये कारक ही नहीं होगा, है ना, तो क्योंकि संतान तो आपकी है ना, तो आपको कुछ तो पॉजिटिव एस्पेक्ट चाहिए। तो अगर एक भी पॉजिटिव एस्पेक्ट है तो हम बोलेंगे भाई आईवीएफ पे जाओ, आईओआई पे जाओ। जितने ज्यादा पॉजिटिव है उतना आप वो कम कर सकते हो कि आईओआई करा लो, आईवीएफ पे मत जाओ। एंड देन आईवीएफ लोगों के फेल होते हैं बिकॉज ऑफ द दशा। सो पीपल विल गो लाइक दिस, है ना? बट they should not be doing this. In fact, they should never go for IF in 8th lord दशा, है ना? क्योंकि वो फिर होता नहीं है और बहुत कष्टदायक प्रोसेस है, जैसा मैंने सुना है। कॉस्टली भी है और कॉस्टली भी है, बट इट्स नॉट वेरी इजी। लेडी के लिए बहुत कष्ट है। एंड देन इफ यू टॉक अबाउट एडॉप्शन, देयर इज अ वेरी सिंपल प्रिंसिपल। सप्तांशा चार्ट में 9th हाउस के मालिक का संबंध 8th लॉर्ड से होगा तो ही आप अडॉप्ट कर सकते हैं, और वो दोनों चार्ट में होना चाहिए। और इसमें भी मल्टीपल एडॉप्शन के लिए कैसे देखेंगे? डुअलिटी को देखेंगे। सर कभी कभी हम देखते हैं, मेरे हस्बैंड के पार्टनर थे, उनका जैसे एडॉप्शन किया, बहुत साल से कंसीव करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो रहा था, एडॉप्शन किया और कंसीव हुआ। इट इज ए कोइंसिडेंस। हाँ वही, इसका कुछ लॉजिक, क्योंकि वो दशा उसको लगी पंचमेश की, तब तो एडॉप्शन भी हुआ होगा। हाँ भाई दोनों हस्बैंड वाइफ, ऐसा नहीं आप एडॉप्शन भी, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी दशा में कर लोगे। एडॉप्शन के लिए भी आपको, आपके घर में बच्चा तो आ रहा है ना, तो वो दशा तो लगेगी आपको। इसलिए वो दशा लंबी लग जाती है और ठीक ठाक ग्रह की लगती काफी साल बाद, तो वो इधर अडॉप्ट करते दूसरा बच्चा भी हो जाता है इतने में। तो इसलिए वो दशा बेस्ड है, उसका आप कोई लॉजिक नहीं तलाश सकते अदर देन दशा। इट इज फ्लूक, मींस हाँ कोइंसिडेंस। हाँ, दशा बेस्ड है, दशा बेस्ड है। हाँ। और सर any particular relevance of retrogression, combust in all this? रेट्रोगेशन के बिना तो क्या, स्पेशली मर्क्यूरी रेट्रोगेट हो तो वो जुड़वा देता है या 2 अबॉर्शन देगा, ये सब चीजें हैं। एंड कोई भी प्लेनेट अगर रेट्रोगेशन होकर, जैसे पंचमेश अगर आपका रेट्रोगेट है और पाप ग्रह है, तो इसका मतलब क्या है कि पंचमेश एक तो पलटेगा। दैट मींस कि इट इज अ वेरी हाई चांस ऑफ अबॉर्शन अगर 5th हाउस लॉर्ड रेट्रोगेट है तो। अगर आपने जवानी में 2-3 प्रेमी बदल दिए हो तो भी ठीक है, कि भाई 2-3 वहां से प्रेम भी आता है इंस्टेड ऑफ, बट सप्तांश में तो बट रेट्रोगेशन के अंदर क्या है कि जो डिले है और जो रिवर्सल है वो तो आपको करना पड़ेगा। सो रेट्रोगेशन इज वेरी इंपैक्टफुल। जब आपका पंचमेश अस्त होता है तो संतान को शारीरिक कष्ट होता है। अस्त का इम्पैक्ट बॉडी पार्ट पे होता है, क्योंकि अस्त तो फिजिकल एक्टिविटी है। और पंचमेश अस्त है, पंचमेश कौन हुआ? संतान हुई। स्पेशली अगर तो वो पंचम सप्तम नवम अगर आप B7 में देखेंगे या जन्म लग्न में पंचमेश में संतान को कुछ फिजिकल इश्यू हो सकते, दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक। और ओवरऑल एक एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज या मंत्रास वेयर प्रॉमिस थोड़ा है बट फिर भी डिले हो रहा है, तो ऐसे क्या वो संतान गोपाल मंत्र वो सब? तो संतान गोपाल मंत्र तो बेसिकली इसके लिए बना ही है। एंड देन यू हैव टू सी कि अगर सबको ही कुछ रेमेडी करनी है तो पंचम और नवम दोनों का कारक जुपिटर है, राइट? तो स्त्री का चार्ट में पंचम और नवम, क्योंकि अगर कंसेप्शन नहीं हो रहा। अच्छा, अब इसमें पुरुष का रोल तो सीड का है केवल, बाकी पूरी जिम्मेदारी तो महिला की है। अच्छा, फिर सबसे ज्यादा तकलीफ भी उन्हीं को ही जाननी पड़ती है, क्योंकि भारत में तो इतनी दिक्कत है कि लोग इस चीज के लिए लेडी को ही रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, जबकि साइंस ऑलरेडी प्रूव कर चुका है कि इट इज मेल प्रॉब्लम, स्टिल इट इज राइट, बट इट इज इन द माइंड ऑफ द पीपल कि अरे वो तो लड़की के साथ ही कुछ इशू। तो पंचम और नवम दोनों कारक बृहस्पति। तो शिव जी का जो प्रार्थना है स्त्री अगर करती है तो उसको गणपति जैसी संतान है। माँ पार्वती ने भी
गणपति का रचना जो की शिव से आशीर्वाद लेके की कि नहीं, राइट? सो अब वो भी रचना थी, वो तो प्राकृतिक तो थे नहीं। दैट मीन्स अगर आज के पर्सपेक्टिव में अगर आप बात करो तो मे बी आईवीएफ होगा या कुछ तो होगा, राइट? और उनको तो शक्तियां थी। तो अगर स्त्री शिव का प्रार्थना करती है तो संतान होने का बहुत पॉसिबिलिटी। आदमी मतलब पुरुष सूर्य का प्रार्थना करता है, तो सूर्य देवता, क्योंकि सूर्य हमारा कुल का कारक है। कुल तो पुरुष से चलता है ना? गोत्र का कारक भी सूर्य है, तो पुरुष अपना कुल देवता और सूर्य देव से प्रार्थना करे और स्त्री शिव से प्रार्थना करे, अदर देन संतान गोपाल। तो जल चढ़ाना और गायत्री मंत्र, हाँ हाँ, और कुलदेवी देवता वही चलाते हैं ना सबसे पहले, बट दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुरुष। बट सर मैंने कहीं ऐसा भी सुना था कि दोज हु आर नियर एनलाइटनमेंट उनको जनरली मेल संतान देते नहीं है, क्योंकि फिर वो जान अटकती है निकलते समय कि भाई मेरा वंश ये वो, तो उनको लड़की, इसमें कितना तथ्य है? इसका तथ्य का तो मुझे नहीं पता, हाँ। लेकिन ज्यादातर लोग जो इंटेलिजेंट है वो अव्वल तो शादी नहीं करते जो कि नियर एनलाइटमेंट है, जिनका लाइफ में कोई बड़ा पर्पस है, जैसे मान लो गुरुदेव है, वो शादी नहीं करते। दे आर वेरी क्लियर कि उनको कोई नया कर्म नहीं बनाना, राइट? बिकॉज आप संतान लेकर आ रहे हो पृथ्वी पर, तो कुछ तो कर्म है जो आपका उनके प्रति है। उनका, ये लोगों का ऑलरेडी सब कुछ डन, एवरीथिंग इज डन, सो मे बी दे आर वेरी क्लोज टू द एनलाइटमेंट, सो दे डोंट वांट, तो इसलिए वो शादी नहीं करते। ये पुत्र का बंधन और स्त्री का बंधन, ये माँ के बंधन के बाद सबसे बड़ा। अब माँ का बंधन तो आप तोड़ ही नहीं सकते, अगर पृथ्वी पे जन्म लेना है तो माँ तो चाहिए, बट ये दो ऑप्शनल है, तो इसलिए मोस्ट ऑफ दिस पीपल दे विल नेवर गेट मैरिड। इफ दे गेट मैरिड आल्सो, सो स्पिरिचुअल पीपल डजंट वांट टू अगेन क्रिएट कर्मा, तो संतान नहीं करते। तो स्पिरिचुअल कपल है वो कहता भाई यहीं पर ही खत्म करो जो आप बोल रहे हो, तो मुझे अपना कुल का वृद्धि नहीं चाहिए। अच्छा, कुछ लोग सोच के नहीं करते, कुछ लोगों का मैंने देखा उनके मन में विचार ही नहीं आता, तो दे हैव नेवर, मतलब शादी ये कह के कर रहे हैं कि भाई संतान नहीं करेंगे, सिंस वी आर ऑन द सेम पाथ, एक ही गुरु को फॉलो करते हैं, सो वी विल स्टे टुगेदर एंड देन वी आर जस्ट कंपेनियंस, है ना, एंड दे विल नॉट गेट मैरिड। तो आई थिंक आप जो बोल रही हो वो अगर ये विलिंगफुली हो रहा है तो हो सकता है कि इसके पीछे ये कारण है कि कर्मा कम क्रिएट हो रहा है। अदरवाइज तो जो मैंने देखा, अगर आपको संतान करनी है और संतान नहीं हो तो इससे बड़ा कष्ट कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो पति पत्नी दोनों जो है ना, इतना सब कुछ उसी में, मतलब दे आर लाइक, बहुत कष्टकारी है इफ समबडी वांट्स टू डू चिल्ड्रन और उसके हो ही नहीं। मेरा अगला प्रश्न वही था कि जो बहुत परेशान है और जिनका प्रॉमिस नहीं है चाइल्ड का, उनको शांति देने के लिए या उनका मनोबल बढ़ाने के लिए वो क्या कर सकते हैं? अदर देन सिंपल दिस इज एक्सेप्टेंस, बट वो बोलना आसान है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए उनको वो कहाँ से ताकत ले? देखो भाई, एक तो आप फिर एडॉप्शन का कॉम्बिनेशन देखो चार्ट में, क्योंकि मैंने देखा जिसको नहीं हुआ है उनको बहुत कष्टकारी और बहुत उतनी ज्यादा, भाई जो चीज आपको नहीं मिलती वही चीज आपको सबसे ज्यादा क्रेव करती है, सबसे ज्यादा तकलीफ देती। सो देन ऑब्वियसली वन इज यू कैन चेक कि एडॉप्शन का कोई कॉम्बिनेशन है क्या, सो दैट यू कैन आस्क देम टू अडॉप्ट। मैंने जितने लोगों को पीस में देखा है संतान नहीं होने के बावजूद, चाहे वो इच्छा से नहीं की हो या नहीं हुई, उनमें दो तीन चीजें मैंने कॉमन देखी। वन, गुरु का सेवा, राइट? सो दे हैव अ गुरु, दे हैव अ मास्टर इन देयर लाइफ एंड दे आर लाइक फुल्ली डेडिकेटेड। नंबर टू, समाज सेवा, तो उनका कोई और मिशन है, पर्पस कोई और पर्पस है, राइट? अभी नॉर्मल एक इंसान का पर्पस शादी के बाद, बच्चा पैदा करने के बाद क्या होता है? यही पर्पस हो जाता है लाइफ का कि इसको बड़ा करना है, इसको किसी तरह सेटल करना है, व्हाटएवर। हम जो भी करते हैं यही सोच के करते हैं कि भाई वो पुत्रेष्णा से बड़ी तो कोई येष्णा ही नहीं है, राइट? तो देन समाज सेवा, so these people are like, or the third is if you have a maybe a business vision का कुछ भी एक ऐसी चीज जो कि आपको पैशन ड्राइव करे।
तो उससे राहत मिलती है। नहीं तो फिर आप दूसरों के बच्चों के लिए काम कर सकते हैं। जिनके बच्चे नॉर्मली नहीं होते, वो काफी सारे बच्चे मैंने देखा है झोपड़पट्टी के अडॉप्ट करते हैं, देन उनकी शिक्षा के लिए जिनके काम जल्दी कर रहे हैं। चले जाते हैं हाँ। बच्चे, उनको काफी देखा है। यस, तो वो कर सकते हैं और वो उससे वाकई में हीलिंग होती है, क्योंकि आपको आपका मन में तो प्रेम है ही, तो वो उन बच्चों में ट्रांसफर होता है। सो बच्चा करने का इच्छा कब होती है? जब मन में पितृत्व या मातृत्व का भाव ऑटोमेटिकली आने लगता है। सो दैट एलिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन यू, करेक्ट। तब वो यहाँ पर आता है कि अब मुझे, स्पेशली इन ए फीमेल, राइट, कि अब मुझे माँ बनना है। तो अगर आपका इच्छा है तो मतलब वो एलिमेंट तो आपके अंदर है, सो मे बी यू कैन स्प्रेड इट। आप समाज सेवा कर सकते हैं, लोगों के एजुकेशन के लिए, उससे राहत होती है। नहीं तो फिर गुरु की सेवा से तो होती ही है। अगला डायरेक्टली क्वेश्चन मेरा चाइल्ड बर्थ से नहीं है, बट इट इज लाइक व्हेन समबडी डजंट हैव अ बॉय चाइल्ड, और हमारे यहाँ अंत्य संस्कार वो लड़के का ही अधिकार माना जाता है, या उससे ही सोल आगे जर्नी पे जाता है, तो उनका कुछ इफ यू वांट टू टॉक समथिंग अबाउट इट, इट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड बट देखो, अपने यहाँ पर काफी सारी चीजें आक्रमणों के बाद में बदली। इनिशियली हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं था कि केवल पुत्र ही आपका अंतिम संस्कार कर सकते, पुत्री भी आपका अंतिम संस्कार कर सकती है। देयर इज नो प्रॉब्लम। जैसे कि आपको बहुत सारे लोग कहते मिलेंगे कि लड़कियां गीता गायत्री मंत्र नहीं कर सकती। हाँ। अब देवी का मंत्र लड़की नहीं, आपको कहते हुए मिलेंगे लोग कि लड़की हनुमान चालीसा नहीं कर सकती। अब जिन हनुमान जी ने एक स्त्री के लिए पूरा लंका निपटा दी, वो किसी स्त्री की प्रार्थना करने से खुश होंगे कि नाराज होंगे, राइट? सो पहले तो ये है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है ना। बट स्पेसिफिकली थोड़ा इस्लाम के एडमिशन, जैसे मान लो सती प्रथा है, सती प्रथा हमारे शास्त्र में कहीं नहीं। ये तो भाई लोगों ने आक्रमण किया, रेप करते थे, तो उन्होंने डिसाइडेड कि भाई हम अपनी प्योरिटी लूज नहीं करेंगे। ऐसे काफी सारी चीजें ऐसी बन गई हैं जो कि नॉर्म बन गई, राइट? हाँ, ये जरूर है कि इफ यू हैव अ बॉय, इफ यू हैव अ गर्ल, तो चूंकि पुत्र को आपका कुल आगे बढ़ाना है, करेक्ट, क्योंकि आपका गोत्र वहीं से, तो ये इज द फर्स्ट राइट। इट डजंट मीन कि अगर दोनों लड़कियां हैं तो फिर कोई और कर दे, ऐसा नहीं। और नहीं ऐसा करना चाहिए, राइट? आपका तो अंश है ही ना उनमें। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर पुत्री है तो वो अपना करे, तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। केवल एक ही चीज तो होती है, आपके प्रभु आपसे नहीं चाहते कि आपका गोत्र आपके थ्रू आगे बढ़े। बट अगर आपके ब्रदर के लड़के हैं, 2 भाई बहन है, ब्रदर आपके बड़े भाई छोटे भाई के, तो आपका कुल तो जीवित है, गोत्र तो जीवित है, बट आपका कंट्रीब्यूशन उस गोत्र में खत्म। बिकॉज आपकी बेटियों की शादी हो जाएगी तो उनका गोत्र बदल जाएगा, बस इतना सा है, उसको क्या कॉम्प्लिकेटेड करना। अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ यंग जनरेशन को कुछ एडवाइस या एनी, बिकॉज दे गेट मैरिड लेट एंड देन दिस करियर के पीछे भागते हैं, एंड दिस हैज बिकम देन इट बिकम्स अ फोकल पॉइंट, प्रॉब्लम हो जाता है, और इतने पीपल डॉक्टर्स आर मिंटिंग मनी इन आईवीएफ एंड एवरीथिंग। सो डॉक्टर्स ऑब्वियसली अगर उनको लोग आईवीएफ कराने इतने जा रहे हैं, तो मैं अभी भी मानता हूँ कि 90% डॉक्टर ऐसे हैं जो कि गलत पैसे नहीं लेते। ठीक है, हर प्रोफेशन में 10% लोग तो ऐसे होते हैं, क्योंकि भाई लोगों को कंसीविंग नहीं हो रही है, इसीलिए लोग जा रहे हैं, और इसीलिए ही डॉक्टर पैसे भी लेते, राइट? अब क्यों नहीं हो रही है? इसलिए नहीं हो रही है कि भाई आप एज ए पेरेंट्स, देखो आप किसी लड़की के फादर मदर हो, तो आप चाहते हो कि लड़के का पैकेज कम से कम 50 लाख तो, राइट? अब आपकी बेटी है 24-25 साल, तब से आप सोचते हो, अगर उन्होंने अपने लिए कुछ चुना नहीं है तो, करेक्ट। अब एक आदमी की पीजी 26 साल में हो रही है, कैसे कमाएगा? तो उसको 50 लाख तक 30-32 साल की उम्र तो हो जाएगी ना बेचारे को, अगर वो कोई बेईमानी नहीं कर रहा है। 25 साल की उम्र में उसका पीजी करके एक नॉर्मल करियर चालू हो रहा है। अगर आईआईटी से भी पढ़ा है तो 20-22 लाख के पैकेज से हो रहा है। 30 के बाद अब आईआईटी से पढ़ा है तो उसकी इच्छा ये है कि वो किसी बहुत अच्छी लड़की शादी करे, तो ये मैच ही नहीं हो पा रहा कहीं पर भी।
तो अब एवरेज एज बिकॉज ऑफ द एस्पिरेशन ऑफ द बोथ इनफैक्ट चाइल्ड एज वेल एज पेरेंट्स, एवरेज एज हैज नाउ बिकम 29-30 of marriage, or I would say in an educated society it is now minimum age. अरे 28-29 तक आप सेटल ही नहीं हो सकते, और आज के डेट में कोई भी लड़का या लड़की फ्यूचर पे दाव ही नहीं लगाना नहीं चाहता. अगर हमारे पेरेंट्स ने, आपके पतिदेव के पेरेंट्स, मतलब आपके पेरेंट्स ने अगर फ्यूचर को फोर्स ही नहीं किया होता, हमारी तो शादियां नहीं होती. मैं 5,000 रुपए कमाता था जब मेरी शादी हुई. हम तो पढ़ रहे थे दोनों. बट आपका पेरेंट्स ने आपके हस्बैंड में कुछ तो समझा होगा ना, बट आज कुछ कोई करने तैयार है नहीं. सबको चाहिए कि आज सब कुछ हो, एवरीथिंग एल्स. मतलब बिफोर मैरिज वी आर एक्सपेक्टिंग कि बच्चे का खुद का फ्लैट हो, गाड़ी तो कोई बात ही नहीं हो गई, फिर वो हनीमून पे विदेश जाए तो भाई, विदेश जाना, तो भाई विदेश लंबी हो गई है. तो 30-40 लाख रुपए का पैकेज तो चाहिए उसको मिनिमम ये सब करने के लिए. तो उसके लिए उसको 30-29 साल उम्र हो जाती है. अब 28 साल की उम्र में एक खिलाड़ी रिटायर हो जाता है. ठीक है, तो मतलब कि आपका मैरिज ही जब हो रही है, जब ऑलरेडी आपका एटलीस्ट तो जवानी तो प्राइम निकल गया, प्राइम टाइम आपका जो यूथ का वाइटलिटी का जो टाइम था वो तो निकल, तो ऑब्वियसली फर्टिलिटी इश्यूज तो आएंगे. सेम विद फीमेल. करेक्ट. और उसको वो करियर में, तो करियर में प्रेशर होते हैं, है ना, वो तो अलग झंझट है जो उसका फर्टिलिटी पे और जो उसका हैप्पीनेस पे इम्पैक्ट आ रहा है, दैट इज सेपरेट. अपन तो बात कर रहे हैं कि भाई बच्चे का सोच ही हमारे दिमाग में जब 34-35 में आ रही है, तो देन यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको आर्टिफिशियल तरीकों पे जाना ही पड़ेगा. एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द एंटायर सोसाइटी इज बिकमिंग लाइक दिस. सो आई सी अ लॉट ऑफ IVF children in future. More. I am getting now cases where females and males both are coming to me and saying हमें तो IVF ही कराना है. Types, it has become a choice sort of. है ना, जैसे gradually cesarean is like every female is ready. norm हो गया है ना, because nobody want to take that pain. तो वो it's a norm. And then both couple are like mentally prepared कि cesarean ही बच्चा हो. ये तो केवल भारत में हो रहा है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में तो नॉर्मली हो रहा है. आप देख ही रहे हो, आप भी बाहर रहते हो, मैं भी इतना जाता हूँ, तो धीरे धीरे वो नॉर्म बन जाता है. मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ दिस एज फैक्टर एंड देन द स्ट्रेस, और उसी तरीके की आत्माएं उस समय पर पृथ्वी पर आती हैं, तो वो आपको चार्ट में दिखता है. अब आपको सप्तम पे गुरु की दृष्टि देखे हुए कितना टाइम हो गया क्योंकि मैरिजेस एज ए इंस्टीट्यूशन इज बिकमिंग वेरी वीक. तो सप्तमेश अष्टम में, सप्तमेश छठे में, अपने से 12वें में, बकरी नीचस्थ, यही दिख रहा है, इसलिए आपको समाज ऐसा दिख रहा है. तो ये कहानी. ठीक है, थैंक यू सो मच सर. आपने बहुत कठिन या डेलिकेट इश्यूज पे बात की, इतनी खुल के बात की, और हम आई एम होपफुल दैट एवरीबडी वुड हैव गॉट लॉट ऑफ इंसाइट फ्रॉम दिस. एंड the youngsters, if they listen, they should think differently and not make a अगर ऐसा होता है तो सबसे अच्छा है. let us hope so that we in future we get good children in the society. Yes, that's very important. Thank you sir. Thank you very much. Very good. थैंक यू सर. आपने आज एक डेलिकेट टॉपिक पे इतने अच्छे खुल के बात की और हमें एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स दी, और आई होप द यंगर जनरेशन दे लिसन टू दिस and get some insights, and we get good souls on this earth so that this society is a better society in future. Thank you sir.